जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है अखिलेश सर स्टडी मैथ चैनल में। हम नंबर सिस्टम चैप्टर से इम्पॉर्टेंट 10 क्वेश्चन को आप लोगों को बताएंगे, जो ऐसे क्वेश्चन हैं जिन्हें लगता है आपको प्रॉब्लम आती है सॉल्व करने में। इसका हम तरीका अच्छा तरीका बताएंगे, 2 तरीके से बताएंगे। हमको विश्वास है कि आपको पसंद आएगा। ठीक है, तो हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा ये है कि किसी संख्या को 296 से भाग देने पर शेष 75 रहता है। यदि उसी संख्या को 37 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या रहेगा। तो आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गया क्वेश्चन के कहना क्या चाहता है। कि किसी संख्या है, मान लो हम उसको 296 से भाग देना चाहते हैं। कह रहा है 296 से हम किसी संख्या को भाग दे रहे हैं। मान लो बीच में ये संख्या है और भागफल मान लिया हमने x आया। कह रहा है रिमाइंडर 75 बचता है। तो हम करते क्या है, एक्चुअली इस बीच वाले संख्या को निकालने के लिए हम करते क्या है कि 296 में x का गुणा करते हैं और इसको हम प्लस कर लेते हैं, मतलब कि ये बीच वाला संख्या आ जाता है। तो हम वही करते हैं कि 296 प्लस गुणे x प्लस 75, ये हमारा बीच का संख्या आ गया, जिसको हम बोलते हैं भाज्य, यानी 296 से x प्लस 75। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि उसी संख्या को अगर हम 37 से भाग दें, मतलब ये हमारा संख्या है वो, ये इसी में हम अगर 37 से भाग दें, चलो देख लेते हैं। तो 296 से x प्लस 75 बटे में 37। कह रहा है अगर इस 37 से भाग देते तो रिमाइंडर कितना बचेगा। तो 296 में जब 37 से भाग देंगे तो 296 से x बटे 37 प्लस 75 बटे 37। तो यहाँ जब 296 में भाग देंगे तो यहाँ रिमाइंडर 0 बचेगा, और इसमें जब भाग देंगे तो 37 दूना 74 होता है, 2 बार जाएगा, जिसमें रिमाइंडर 1 बचेगा। तो 1 और 0 बचाएंगे तो यही मतलब रिमाइंडर हमारा 1 ही बचेगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। ये तो हो गया पहला तरीका। अब देख लीजिए दूसरा तरीका क्या है इसको करने का। दूसरा तरीका हमारा ये है करने का कि इसमें कुछ नहीं करना है हमको। बस क्वेश्चन क्या रहा है कि 296 से भाग देने पर शेषफल 75 बच रहा है और 37 से भाग देने पर क्या बचेगा। तो 290 दूसरा मेथड हमारा क्या है कि 296 से भाग देने पर 75 रिमाइंडर बच रहा है। तो हम चेक कर लेंगे क्या 296 37 से कट रहा है। तो देख रहे थे उसमें 0 एकदम पूरी तरह से कट जा रहा था। तो हम सीधे 75 में जो है रिमाइंडर जो इसका बच रहा है 75, इसको काट के देख लेंगे 37 से, और इसमें जो रिमाइंडर बचेगा मतलब 2 बार जाएगा, 74 आ जाएगा, ये एक रिमाइंडर बच जाएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। जब भी इस तरह का क्वेश्चन पूछे तो हम बस चेक करेंगे कि ये 296 जो है वो 37 से कट रहा है कि नहीं। यदि कट रहा है तो इसका जो रिमाइंडर बच रहा है 75, इसमें इससे भाग देंगे, जो रिमाइंडर बचेगा वही हमारा आंसर होगा। आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा ये है कि 2 संख्याओं के योगफल और गुणनफल क्रमशः 12 और 35 है, उनके व्युत्क्रमों का योग होगा। चलिए कोई बात नहीं। 2 संख्याओं का योगफल क्या है, 2 संख्याओं का योगफल जो है और गुणनफल हमको दे रखा है। 2 संख्या, मान लीजिए पहला संख्या है x प्लस वाई, मतलब पहला संख्या x दूसरा y, इसका मान दे रखा है 12, और कह रहा है कि उनका गुणनफल यानी x इंटू वाई, इसका मान हमको दे रखा 35। कह रहा है इनके व्युत्क्रमों का योग। व्युत्क्रम मतलब होता है कि 1/x प्लस 1/y,
इनके व्युत्क्रमों का योग, मतलब हमने इनको जोड़ दिया। तो सिंपली जिस तरह से भिन्न का जोड़ जोड़ते हैं उसी तरह से इसको जोड़ेंगे। इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा, एक्स वाई। इसका इसमें गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा वाई, ये हो जाएगा बीच में प्लस, इसका इसमें करेंगे तो एक्स। ठीक, तो हमको सिंपली पता है कि एक्स वाई का मान दे रखा कितना 35, तो उसको रख देते हैं 35। और एक्स प्लस वाई का मान क्या दे रखा है 12, इसको रख देते हैं 12। यही हमारा आंसर हो जाता है। अच्छा, एक चीज़ और, जब इस तरीके का क्वेश्चन पूछता है तो हम लोग पूरा इतना एक्स वाई मान के ताम झाम करते हैं। इतना ज़्यादा ताम झाम करने की कोई आवश्यकता नहीं है। यह क्वेश्चन हमें सीधे सीधे समझना है कि एक लाइन में आंसर कैसे आएगा। एक लाइन में आंसर इसका ऐसे आएगा कि जब किसी दो संख्याओं का योगफल दे रखा है और गुणनफल दे रखा है, आपसे व्युत्क्रमों का योग पूछे या फिर व्युत्क्रमों का अंतर पूछे। ठीक, अगर यहाँ पे योग दिया रहेगा, संख्याओं का योग दिया रहेगा तो आपसे योग पूछेगा। अगर आपको यहाँ पे अंतर दिया रहेगा तो यहाँ अंतर पूछेगा। तो जब भी योग दिया रहेगा और योग यहाँ भी पूछेगा, अंतर यहाँ भी दिया रहेगा, अंतर यहाँ भी पूछेगा, तो कुछ नहीं करना है। आपको इस संख्या का योगफल को 12 को ऊपर रख देना है और उनके गुणनफल 35 को नीचे रख देना है। यही हमारा आंसर हो जाएगा। सिंपल सा, 1 सेकेंड, सिर्फ इतना ध्यान रखा है कि योगफल दिया हो और योगफल पूछे, और अंतर दिया हो अंतर पूछे, बस इतना ध्यान रखना है और कुछ ध्यान नहीं रखना है। डायरेक्ट जो होता है कि इसका जो योगफल है उसको हम ऊपर रखेंगे 12, नीचे इसका गुणनफल रख देंगे 35। जैसे कि मान लेते हैं कि यही चीज़ अगर हमको योगफल न देके क्या दिया होता, योगफल न देके हमको दिया होता कि अंतर 12 है। ठीक, अंतर 12 है, तो अंतर 12 है तो कहता है व्युत्क्रमों का अंतर ज्ञात करो। तो अंतर 12 तो उसको भी लगाते तो 1/x माइनस 1/y करते हैं। ठीक, 1/x माइनस 1/y करते हैं, और इसका जब एलसीएम निकालते तो एक्स वाई, और ये भी हो जाता है एक्स माइनस वाई। तो एक्स माइनस वाई का मान दिया रहता 12 और नीचे इनका गुणनफल दिया रहता 35। तो मतलब सेम आंसर आनी है, ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इस तरह के क्वेश्चन बस इतना ध्यान रखना है कि योगफल दिया है तो योग पूछ रहा है और अंतर दिया है तो अंतर पूछ रहा है। बस जब इसको चेंज करेगा तो आपको इस तरीके से एक्स वाई मान के निकालना पड़ेगा, नहीं तो फिर ये फार्मूला काम करेगा आपका। चलिए ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा ये है, 1 सेकेंड, कहाँ गया, अरे आजा भाई, कहाँ है यार, यहाँ है। अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि यदि ये संख्या दे रखा है आपको, कह रहा है अगर 11 से विभाज्य है तो a का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो पहले नंबर तो 11 की विभाज्यता का नियम आपको पता होना चाहिए। 11 की विभाज्यता का नियम क्या है? 11 की विभाज्यता का नियम ये होता है कि जैसे मान लीजिए कोई संख्या है, यही संख्या है 7 3 8 a 6 a, ये हमारा संख्या हो। एक अंक छोड़ के एक अंक को जोड़ेंगे और फिर इधर भी वही प्रक्रिया करेंगे। 1 मिनट, सॉरी, ये और इनको जोड़ करके मतलब कि 7 + 8 + 6 और इनको 3 + a + a माइनस कर देंगे। अगर इनका अंतर आ जाता है 0 तो हम समझ सकते हैं कि ये संख्या जो है वो 11 से विभाज्य है। अब ऐसा करेंगे,
हमने कर लिया। अब हमको निकालना है कि ए का मान क्या है, ए का मान ज्ञात करना है। ठीक है, ज्ञात कर लेते हैं। 8 7 15, 15 5 20, 1 21, ये जोड़ लिया हमने 21 हो जाएगा। ये -3, इसको जोड़ा तो प्लस के 2a बराबर 0। इसमें से 3 घटा देंगे तो हो जाएगा 18। इस माइनस से ये हो जाएगा -2a बराबर 0। अब ये 2a उधर चला जाएगा, 18 बराबर 2a, ये 2 इधर आएगा तो a बराबर हो जाएगा 18/2, 18/2 यानी कि 9 आंसर हमारा हो जाएगा। मतलब कि हमको a का मान हमारा कितना आ जाएगा 9, और हमसे a का मान पूछा भी था। बस आपको बस इतना पता होना चाहिए कि विभाजिता का नियम क्या होता है। 11 की विभाजिता का नियम होता है कि एक अंक छोड़ के सभी अंकों को जोड़ लेंगे और फिर इधर से भी वही काम करके पहले वाले में से दूसरे को घटाएंगे तो अंत कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए। ये हो गया हमारा अगला क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन हमारे पास ये है। ठीक है, चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दो संख्याओं का योगफल 1575 है। दो संख्याओं का योगफल 1575 है और उनका भागफल 9/7 है। फिर हमसे पूछ क्या रहा है, हमसे पूछ रहा है तो संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। हमसे क्या पूछ रहा है, संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, ज्ञात कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ये चलिए देखते हैं। कह रहा है कि दो संख्याओं का गुणनफल 1575 है। ठीक, तो हमने दोनों संख्या, एक को मान लिया x, एक को मान लिया y, और इनका गुणनफल हमको दे रखा है कितना, 1575। सॉरी, नहीं चल रहा यार, 1575। ठीक, ये हमको गुणनफल दे रखा है। कह रहा है कि उनका भागफल 9/7 है। ठीक है, मतलब x/y का मान कितना है, 9/7। कर लिया हमने। चलो, तो ये x के बराबर 9 है, y के बराबर 7। इस तरीके में हम ये देखते हैं। और यहाँ पे दिया क्या है कि x गुणे y बराबर 1575। तो x गुणे y की x की जगह पे हम 9 रख सकते हैं और y की जगह पे 7 बराबर हमारा हो जाएगा 1575। ये हो जाएगा 9 7 63। 63 वैल्यू का मान हमारे पास आ गया 1575, और हम एक वैल्यू का मान निकाल लेंगे। तो जब हम 63 से काटेंगे, आप लोग भाग दे लीजिएगा, तो इसका मान आ जाएगा एक वैल्यू का, एक बराबर आ जाएगा 5। ठीक है, एक बराबर आ जाएगा 5। तो हमको कितने वैल्यू का मान चाहिए, 9 और 7। तो 9 वैल्यू का मान निकालने के लिए 9 से गुणा इधर भी कर देंगे और 9 से गुणा इधर भी कर देंगे। तो यहाँ 9 वैल्यू का आ जाएगा 9 5 45, और 7 वैल्यू का मान निकालने के लिए 7 5 35 आ जाएगा। ठीक, और लास्ट में पूछा था इनका योगफल 9 7 16, मतलब 16 वैल्यू का मान हमसे पूछा था। इनका योगफल पूछा था ना x और y का, तो x और y का मान कितना, एक 9 है एक 7 है, 9 7 16। 16 वैल्यू का मान हमसे पूछा, तो इन दोनों को जोड़े तो इन दोनों को भी प्लस कर लेंगे। 5 5 10, 7 3 10, 4 3 7 1 8। मतलब कि हमको 16 वैल्यू का मान 80 आ जाएगा। आशा करते हैं आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है। ठीक, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से समझेंगे कि 311 गुणे 312 से कौन सा न्यूनतमक घन पूर्णांक घटाया जाए कि शेष पूर्ण वर्ग हो जाए। कि मतलब इस संख्या में से
कौन सा ऐसा संख्या घटा दिया जाए कि जो संख्या बचे वो हमारा पूर्ण वर्ग हो। ठीक है, चलिए देख लेते हैं कि 30/11, एक मिनट इस क्वेश्चन को नीचे कर लेते हैं, इसमें कुछ है नहीं। 30/11 गुणे 30/12, यही दो क्वेश्चन है। पूरा हम क्वेश्चन हटा लेते हैं। क्या है क्वेश्चन हमारा? 30/11 गुणे 30/12 कह रहा है कि इस संख्या में से क्या घटाएं कि जो संख्या बचे वो पूर्ण वर्ग हो। चलिए हम क्या करते हैं कि 30/11 गुणे, इसको भी 30/11 + 1 लिख सकते हैं, सिंपली लिख सकते हैं। 30/11 का इसमें गुणा कर देंगे तो 30/11 का इसमें जब गुणा करेंगे तो 30/11 का स्क्वायर हो जाएगा गुणे, और 30/11 का गुणा जब 1 में करेंगे तो ये बचेगा 30/11। क्वेश्चन सॉल्व हो गया। कुछ है बचा है? कुछ नहीं बचा है। अब यही तो पूछ रहा था कि क्या घटाएं। तो अगर हम, ये बीच में प्लस रहेगा, अगर हम इस 30/11 को घटा दें तो हमारे पास बस इतना ही बचेगा, और ये क्या है? पूर्ण वर्ग है। यही हमारा क्वेश्चन था कि कितना घटाएं, तो मतलब 30/11। तो 30/11 ऑप्शन में है कि नहीं है? ऑप्शन नंबर सी। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी है कि 30/11 घटा दिया जाए तो क्या हो जाएगा? पूर्ण वर्ग बन जाएगा। आशा करते हैं आपको क्वेश्चन ये भी समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन हमारे पास ये है कि 4 क्रमागत अभाज्य संख्याएं जो आरोही क्रम में है। ध्यान से पढ़ेंगे कि 4 क्रमागत अभाज्य संख्याएं जो आरोही क्रम में है, मतलब बढ़ते हुए क्रम में, उनमें पहली 3 का गुणनफल 385 है और अंतिम 3 का गुणनफल 1001 है। तद अनुसार सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी है? ठीक है, देख लेते हैं। हमने माना कि 4 अभाज्य संख्याएं दे रखा है और भी क्रमागत। तो हमने मान लिया कि पहला ए, दूसरा बी, तीसरा सी, चौथा डी। चौथा कौन सा है? चौथा है डी। ठीक, चौथा डी है। ठीक है, देख लेते हैं। तो कह रहा है कि अगला कह रहा है उनमें से पहली 3, मतलब ए प्लस बी प्लस सी, मतलब ए प्लस बी प्लस सी, 3 का गुणनफल, प्लस नहीं है, गुणनफल दे रखा। हाँ गुणनफल, सॉरी, मतलब ये मल्टीप्लाई है। ए गुणे बी गुणे सी बराबर कितना दे रखा है? 385। ठीक, और फिर कह रहा है कि 20 गुणे सी गुणे डी का मान, बी गुणे सी गुणे डी, मतलब अंतिम 3 का, इस 3 का, इन अंतिम 3, पहले 3 का मान दे रखा था 385 और इस अंतिम 3 का मान दे रखा है 1001। तो कह रहा सबसे बड़ी अभाज्य संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, निकाल लेते हैं, कोई बात नहीं। पहले हम 385 को क्या करते हैं? इसको तोड़ते हैं, फैक्टर करते हैं। पहले 5 से काटेंगे, 5 7 35, बचा 3, फिर ये 35 हो जाएगा। 5 7 35, हमने 5 से काटा तो इतना आया। फिर 77 को 7 से काट देंगे तो मतलब हमारा टोटल फैक्टर कितना आ जाएगा कि हमने पहले क्या किया, 5 से काटा तो 77 बचा। 77 को हमने 11 और 7 में तोड़ लिया। मतलब हमको पहला जो है वो 5 है, दूसरा 7 है, तीसरा 11 है। अब देखना ये है कि क्रमागत आरोही क्रम में है, तो अगला संख्या हम ले लेते हैं चौथा, हमसे डी। चौथा
डी रहेगा, तो डी अगर हम 13 ले लेते हैं क्रमागत में और इसमें गुणा करके देखते हैं, अगर 1001 आ जाता मतलब 385 में 13 का गुणा करके देखते हैं, तो 385 में अगर हम 13 का गुणा करेंगे तो 3 पचे 15 को 5 हाथ में आ गया एक मिनट सॉरी, 385 में नहीं करेंगे क्योंकि हमको बी का मान पता चला है 7 है। बी का मान कितना है 7, बी का मान है 7 और सी का मान कितना है 11। ये तो ए का मान है, ठीक, तो ये ए का मान है। बी और सी का मान पता है क्या, 7 गुणे 11 मतलब 77, और हमको डी का निकालना है। तो डी का हमने क्या कहा कि आरोही क्रम जब दिया था तो हम इसको 13 मान के देखते हैं, ठीक। तो 13 पे मल्टीप्लाई करने पर अगर इतना आ जाता है तो डी का मान यही होगा। तो 13 सते 91 हाथ में आ गया 9, 13 सते 91, 91 9 1000 मतलब आ जाता है। डी का मान कितना है 13, तो डी का मान कितना है 13। और हमसे पूछ क्या रहा था, हमसे पूछ ये रहा था कि सबसे बड़ी अभाज्य संख्या। तो ये बताइए, ए का मान 5 है, बी का मान 7 है, सी का मान 11 है और इनमें सबसे बड़ी संख्या हमने 13 डी ढूंढ रखा है। तो सबसे बड़ी संख्या कौन सा हो जाएगा 13, जो बी ऑप्शन है ये हमारा सही है। आशा करते हैं समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 7वां नंबर। 7वां क्वेश्चन हमको क्या कह रहा है, ध्यान से देखेंगे कि यन एक पूर्ण संख्या है। यन क्या है, एक पूर्ण संख्या है। उसे जब 4 से विभाजित किया जाता है, किससे विभाजित किया जाता है 4 से, तो शेषफल 3 आता है। यन एक संख्या है, पूर्ण संख्या, जिसको अगर हम 4 से विभाजित करेंगे तो शेषफल 3 आता है। और 2n को 4 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा, यही हमसे पूछा है। चलिए ठीक है, देखते हैं। तो n जो है 4 से विभाजित किए हैं। अगर n को हम n अगर यहाँ बीच में रहता, अगर हम 4 से भाग दे रहे हैं तो बोल रहा है शेषफल कितना आएगा 3। तो मान लीजिए ये एक बार गया हो, ठीक, तो हो क्या जाएगा, ये n निकालने के लिए n का मान क्या हो जाएगा, n बराबर हो जाएगा हमारा 4 गुणे 1 प्लस 3, यानी 4 एक नम 4 3 7। और हमसे फिर बोला है कि यदि 2n को, तो मतलब 2n मतलब 2 गुणे n, और n का मान हमारा 7 आया है, तो 2 गुणे 7 यानी कि 14। मतलब इस 14 को यदि हम 4 से विभाजित करते हैं, तो 14 को अगर हम 4 से विभाजित करते हैं तो शेषफल कितना आएगा, 4 3 12, शेषफल आ जाएगा 2, जो कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8वां नंबर। कह रहा है कि 3 घंटे की परीक्षा में 200 प्रश्न हैं। कितने घंटे की परीक्षा है, 3 घंटे की। टोटल क्वेश्चन है 200, ठीक है। 200 प्रश्नों में 50 गणित के हैं। 50 किसके हैं, गणित के क्वेश्चन हैं। वह दूसरे प्रश्नों की तुलना में गणित के प्रश्न में दोगुना समय खर्च किया। एक लड़का था जो 200 क्वेश्चन का पेपर देने गया, 3 घंटे का पेपर था और 50 प्रश्न गणित के थे। जो गणित के क्वेश्चन था उनमें दुगना समय खर्चा किया, हालांकि अन्य क्वेश्चनों से।
अन्य क्वेश्चन जो 150 क्वेश्चन था उसमें जितना समय लगाया उसका दुगुना समय लगाया गणित के क्वेश्चन। ठीक है, तो कह रहा है कि उन्होंने गणित के सवालों पर कितने मिनट खर्चा किए, एक्यूरेट टाइम बता दीजिए। चलिए देख लेते हैं। कह रहा है कि 50 क्वेश्चन जो है वो मैथ के थे, इसके 50 क्वेश्चन इसने मैथ का 50 क्वेश्चन हल किया, जिसमें दुगुना क्वेश्चन मतलब समय लगाया था। बाकी जो 200 में से फिर अन्य क्वेश्चन कौन सा बचे, अन्य क्वेश्चन जो बचे वो 150 बचे। ठीक है, चलिए देखते हैं। टोटल टाइम ये लगाया कितना, 3 हावर का, 3 घंटे का टाइम लगाया। 3 घंटे को अगर हम मिनट में बदल ले तो 6 त्रिक 18, 180 मिनट हो जाता है। 180 मिनट टोटल टाइम लगाया। अब देखते हैं, इक्वेशन बनाते हैं कि 50 क्वेश्चन जो मैथ का था उसमें मान लेते हैं हम 150 क्वेश्चन, ये जो अन्य था उसमें मान लेते हैं हमने x टाइम खर्चा किया था, x समय लगाया था, तो इसमें दुगुना लगाया था तो इसमें 2x लगाएगा। तो मतलब 50 क्वेश्चन को अगर 2x टाइम में मतलब सॉल्व किया, प्लस अगले 150 क्वेश्चन को x समय में सॉल्व किया, और टोटल पेपर 180 मिनट में सॉल्व किया, ये हमारा इक्वेशन हो गया। इसी को सॉल्व करके x का मान निकालेंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगर इसको 180 मिनट में सॉल्व किया तो बोल रहा है हमको कि 2x का मान निकालना। चलिए देख लेते हैं तो क्या हो जाएगा। ये हमारा हो जाएगा कि 1 मिनट, कहीं गलती हुआ क्या। मैथ 50 क्वेश्चन का था, 150 क्वेश्चन का ये था, 3 घंटा पूरा टाइम, 18 मिनट, मतलब दुगना समय लेता था 2x। ठीक तो है, ठीक है। चलिए ये हो जाएगा 50 दूना 100x, प्लस ये हो जाएगा 150x बराबर 180 मिनट। ठीक, थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, दोनों को जोड़ेंगे तो 250x बराबर 180 मिनट। ठीक, अब इस 250 को उधर ले जाएंगे तो 180 बटे में 250, 0 से 0 कट जाएगा। लेकिन हमको क्या निकालना था, 18/25 आ गया। हमको निकालना था कि मैथ के क्वेश्चन में समय लगाया था इतना, मतलब कि 2x गुणे 50, और x का मान हमने निकाल लिया 18/25, तो रख देते हैं 2 गुणे 18/25 गुणे 50, सॉल्व कर लेंगे। 50 25 से काटेंगे, 2 बार जाएगा, 18 दूना 36 दूना 72, मतलब कि 72 मिनट टाइम लगाया था वो किसको, मैथ के पेपर को सॉल्व करने में। ऐसा करते हैं, ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। कुछ ज़्यादा लंबा नहीं है, बस समझाने में लंबा हो गया। वैसे तो यहीं पे आप कर सकते हैं, 50 दूना 100, 150, 250 x का मान निकाल लेंगे आप 18/25, और पता है कि मैथ का टाइम इतना लगाया था तो x का मान यहीं रखेंगे 18/25, 25 से काटेंगे 2 बार, 18 दूना 36 दूना 72, इतना करने की ज़रूरत ही नहीं। लेकिन आप लोगों को समझाने में थोड़ा सा लेंदी हो गया, कोई बात नहीं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, अगला क्वेश्चन ये है कि यदि m तथा n धनात्मक पूर्णांक हों, थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं,
यम तथा यन एक धनात्मक पूर्णांक हो और यम माइनस यन एक सम संख्या हो। ठीक है, तो यम स्क्वायर माइनस यन स्क्वायर हमेशा किसके द्वारा विभाज्य रहेगा। ठीक है, देख लेते हैं। कह रहा है कि यम तथा यन धनात्मक पूर्णांक हो और यम माइनस यन एक सम संख्या हो। तो सम संख्या कब रहेगा, जब यम और यन को हम सम संख्या मानेंगे। यम को मान लेते हैं 4 और यन को मान लेते हैं 2। तो कह रहा है यम माइनस यन, तो 4 माइनस 2 यानी कि कितना हो जाएगा 2। ठीक है, एक सम संख्या हो जो कि सम संख्या है भी। यम स्क्वायर माइनस यन स्क्वायर का मान क्या होगा। ठीक है, तो यम स्क्वायर तो यानी यम स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर माइनस यन स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 4 चौक को 16, ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4, घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 12। मतलब कि हमेशा क्या पूछा है कि हमेशा किसके द्वारा विभाज्य होगा। तो हमेशा किसके द्वारा विभाज्य होगा, 12 के द्वारा विभाज्य होगा, जिसका ऑप्शन नंबर क्या है, डी, ऑप्शन नंबर डी। आशा करते हैं समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 5A7 में 335 जोड़ने पर परिणाम 8B2 प्राप्त होता है। संख्या 3 से विभाज्य है। ये पूरा संख्या किससे विभाज्य है, 3 से विभाज्य है। तो कह रहा है कि A का अधिकतम संभव मान कितना होगा। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। कह रहा है कि 5A7 इसमें जोड़ रहा है 335 को और इसका आंसर कितना आ रहा है 8B2। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। 8B2 अंक को हम जोड़ते हैं तो कितना आएगा 8 2 10B, 10 प्लस B, और जो कि डिविजिबल है किससे, 3 से। बोल रखा है कि 3 से विभाज्य है। ठीक है, 3 से अगर विभाज्य है तो B का मान हम रख के देखते हैं कि कौन कौन सा 3 से विभाज्य है। अगर B का मान 1 रखेंगे तो 11 हो जाएगा। B का मान 1 रखेंगे तो 10 1 11 हो जाए, 3 से नहीं घटेगा, मतलब 2 रखना पड़ेगा जो कि 12 होगा। 12 3 से आराम से कट जाएगा। और क्या रख सकते हैं, फिर 5 रख सकते हैं, फिर इसमें 3 और जोड़ दिए 8 रख सकते हैं। तो बोल रहा है कि अधिकतम मान, तो मतलब अगर हम 8 रखें यहाँ पे B के जगह पे तो 10 8 18/3 यानी कि ये कट जाएगा। ठीक है, हमने क्या रखा 8, तो B का मान अगर हम यहाँ 8 रखते हैं तो एक बार जोड़ के भी तो देख सकते हैं। क्या हो जाएगा कि 7 5 12 को 2 हाथ में आ गया 1, 3 1 4, और 4 में कितना जोड़ेंगे कि 8 आ जाएगा। तो A का मान 4 रखेंगे। A का मान 4 अगर रहे तो 7 5 12 को 2 हाथ में आ गया 1, 4 1 5 3 8, यानी कि B का मान तब सेटिस्फाई करेगा। तो A का कितना मान हो सकता है 4। ये हो जाएगा आपका आंसर। आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। आज का 10 क्वेश्चन पूरा समाप्त हुआ। अगली बार वीडियो में कुछ और अच्छे क्वेश्चन आपके लिए लाए जाएंगे। आशा करते हैं समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आएगा तो हमारे चैनल को, आपकी इच्छा है, लाइक सब्सक्राइब कर सकते हैं, कोई बात नहीं। ठीक है, थैंक यू। देखने के लिए वीडियो धन्यवाद।